हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। यूपी ट्रिपल एस सी पैट घटना चक्र के लिए ये मैंने सीरीज स्टार्ट की थी। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास का मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। आज देखेंगे अभ्यास प्रश्न जो भी आपके इतिहास से संबंधित है। इसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चालू हो जाएगा और इसकी प्लेलिस्ट पूरी मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है और एमसीक्यूज की सीरीज भी चल रही है प्लेलिस्ट में। तो आपके यूपी ट्रिपल सी जो पैट होगा उससे पहले मैं आपको ये दोनों प्लेलिस्ट कंप्लीट करा दूंगा, दोनों बुक्स करवा दूंगा और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र में टू द पॉइंट दिया गया है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपके अभ्यास प्रश्न है। पूरा इतिहास इसमें है आपका, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक वाला जो भी है इसमें। और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसके लिए अलग से एक टॉपिक दिया गया है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदारो। तो ये फैक्ट हम सब पढ़ चुके हैं थियोरेटिकल क्लास में। ये जो मोहनजोदारो है वो ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने थे। तो आज के युग का मोहनजोदारो था उस टाइम पे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो ये अज्ञात थी, इसको पढ़ नहीं सके हैं। तो सिंधु लिपि जो थी लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं इसमें, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। ये लिपि चित्रात्मक थी। ये लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसे मृतकों का टीला बोलते हैं, सैंड ऑफ डेड बोलते हैं इसे। तो देखिए, इसमें इसकी जो खोज की थी 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करती है। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदारो सबसे बड़ा जो भवन है वो कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये धन्यागार था। ऑप्शन नंबर बी, जो मोहनजोदारो का धन्यागार था वो 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदारो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई थी 11 मीटर लगभग और पूर्व से पश्चिम की लंबाई थी लगभग 7 मीटर थी। देखिए, वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो क्या था? देखिए ऑप्शन नंबर बी, दूध और उसके उत्पाद। तो वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाली पनीर का उल्लेख मिलता है, जो कि सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। देखिए, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला था? तो ये था आपका जौ, यानी अब यव बोलते थे उस टाइम पे। तो मनुष्य द्वारा पहला जौ था, इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला देखिए, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो ये था तांबा। ठीक है, लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं। तांबा देखिए, वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु वैदिक आर्य जो थे लोहे से परिचित नहीं थे, तो लोहा नहीं करना है इसमें। जैसे कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। 4 वेद हैं आपके। नेक्स्ट देखिए, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और जो लास्ट का अथर्ववेद है उसे नहीं जोड़ा जाता है। बाकी आगे के जो प्रथम जो 3 है उन्हें वेदत्रयी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ये सभी आए हुए क्वेश्चन है, इसमें डेट वाइज नहीं लिखा हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अशोक मौर्य का रुमनदेई स्तंभ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था। तो ये अशोक के रुमनदेई स्तंभ से महात्मा गौतम बुद्ध जो थे उनके जन्म स्थान का वर्णन है इसमें। ये देखिए, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया था अशोक। उसने कहा, पत्थर की दीवार बनवाई और शिलाखंड जो था शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व उसमें अंकित है, अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया था। नेक्स्ट है, बुद्ध किस वंश के थे? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, शाक्यगढ़ के इनके पिता जो थे वो शाक्यगढ़ के थे, शुद्धोधन। ठीक है, मुखिया थे। और इनका जो जन्म था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था।
अगला देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये राजगृह था। ठीक है, ये प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो देखिए, अध्यक्ष पूछे जाते हैं, राजा कौन था और जगह कौन सी थी, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो आपको चारों याद होनी चाहिए। मैंने थियोरेटिकल वाले में सब कराया हुआ है, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये महावीर है। नेक्स्ट देखिए, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव या आदिनाथ जी ने बोलते हैं, और इनके प्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो 24वें और अंतिम थे वो महावीर स्वामी जी को माना जाता है। अगला देखिए, जैन धर्म का पहला तीर्थकर कैसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। नेक्स्ट है 15 नंबर, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ये मल्ल जनपद की राजधानी थी पावा यानी पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। अगला देखिए, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, इसे अंग बोलते हैं। जैन साहित्य के जो आगम होता है इसे सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मंगल सूत्र एवं अनुप्रयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किया किस घटना से आया था? ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध से। जो कलिंग युद्ध हुआ था उनका जो था हृदय परिवर्तित कर दिया था। तो कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया था। तो याद रखिएगा, भेरी घोष को छोड़ दिया था और धम्म घोष की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी कहा गया? तो ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजा अशोक। देखिए, इसमें मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख से उसे देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपलब्धियां से संबोधित किया गया। मस्की और गुर्जरा, मस्की का गुर्जरा कमा नेट्टूर तथा उदय गोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया। अगला देखिए 19 नंबर, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो ऑप्शन नंबर डी, रॉक एडिक्ट। ये आपके 13वें हैं। ठीक है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। ये घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में विघटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख पश्चाताप व्यक्त किया और युद्ध त्याग की घोषणा की। अगला देखिए 20वां, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे थे? तो ऑप्शन नंबर बी, ये ब्राह्मी थे। तो अशोक के शिलालेखों में शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा के अभिलेख खरोशी लिपि में, तक्षशिला लगमान अभिलेख जो है वो अरमाइक लिपि में, सुरेकुना अभिलेख ये अरमाइक एवं ग्रीक दोनों में है। इसके अलावा सभी जो शिलालेख या लघु शिलालेख स्तंभ है या लघु स्तंभ लेख वो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अलग दिए, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम इनकी जो शिलालेख हैं उनको पढ़ा था, और जबकि जो सबसे पहले 1750 ईस्वी में टीफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया था अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख जो था प्रसिद्ध साहित्यकार जो थे D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। अगला देखिए, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ये ने अशोक को कहा जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक अशोक को शिलालेख का जनक कहा जाता है। अगला देखिए, महरौली जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो अभी तक उसमें जंग नहीं लगी है। देखिए, ये आपके गुप्त वंश में ये महरौली जो स्तंभ है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। ये स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। अगला देखिए 24 नंबर, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इनकी माता का नाम था दत्त देवी
और इनका जो काल था गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। इनके काल में स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। अगला देखिए 25 नंबर, हरिश्चंद्र निम्नलिखित में से राजाओं में से किसका राज कवि था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, ये समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त खुद एक कवि था। तो हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त का राज कवि था। हरिश्चंद्र ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। अगला देखिए, लिच्छवी दहित्र किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, ये है समुद्रगुप्त को। तो लिच्छवी दहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में इसे लिच्छवी दहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। अगला देखिए 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इसने क्या किया था, युद्धों का काफी सामना किया था, परंतु किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं किया, मतलब पराजय नहीं मिली थी इसे। इसी के कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। ठीक है, अगला देखिए, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो ये आपके थे पुलकेशिन द्वितीय। बहुत फेमस क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का था, इसने नर्मदा नदी के किनारे से अशोक को हर्षवर्धन को हराया था। अगला देखिए, हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी वो क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी था थानेश्वर। तो थानेश्वर जो इनके पिता थे वहां के राजा थे। फिर राज्यवर्धन इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने संभाला था थानेश्वर को। तो राज्यवर्धन की जो मृत्यु हुई थी 606 ईस्वी में, उसके बाद हर्षवर्धन ने थानेश्वर का शासक बने थे। बाद में उसने थानेश्वर को के स्थान पर अपनी कन्नौज की राजधानी बनाई थी। तो कन्नौज में इनकी बहन के जो पति थे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो बाद में हर्षवर्धन ने वहां पे जाके शासन किया था कन्नौज में। अगला देखिए, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि धारण की थी? तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए है, मिहिर भोज को। रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम, ये 836 से 885 ईस्वी में प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। भोज वैष्णव धर्मानुयायी थे और उसने अधिवरह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। चूंकि प्रश्न में प्रमाण शब्द का पूछा गया है, जो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, इसका सही का वाक्य जो होगा प्रभास होगा। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, ये थी 13वीं शताब्दी। कुतुब मीनार के निर्माण का जो प्रारंभ था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 के बीच में किया था। ये इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ था। जो इल्तुतमिश था इनका कुतुबुद्दीन का गुलाम था। ठीक है, प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इनका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। अर्थात निर्माण वर्ष के अनुसार ये 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और नई मंजिल बनवाई थी। तो इनमें 3 लोगों का योगदान है, याद रखिएगा। 32 नंबर, वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, ये थे गुलाम और तुगलक। नेक्स्ट देखिए, ये खिलजी शासकों का जो कार्यकाल था 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक था। पहले गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 था। फिर खिलजी शासकों के बाद तुगलक वंश आया 1320 से लेके 1414 के शासनकाल में। अगला देखिए, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। देखिए, बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवाने रियासत नामक अधिकारी करता था। अगला देखिए 34 नंबर, भारत में चमड़े का जो प्रतीक है उसकी मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे आप MBT के नाम से भी याद रख सकते हैं। देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये बहलोल लोधी थे। और लोधी वंश का जो प्रारंभ हुआ था 1451 से 1489 तक चला था। और उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? ये बाबर था। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। इसका पूरा नाम
जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चतगाई वंश था, परंतु आमतौर पर उसे मुगल पुकारा जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर सी, ये बाबर था। और इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 26 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर इसकी मुगल साम्राज्य की नींव ढाली थी। नेक्स्ट देखिए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो राजाओं के बीच में लड़ी गई थी? तो देखिए, ये थी आपके ऑप्शन नंबर सी, अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। तो देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1526 को अकबर यानी बैरम खां के नेतृत्व में एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खां ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अगला देखिए, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, इब्न, ये थे बदायूं। तो अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में रज़मनामा के नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। नकीब खां, फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया था। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध जो संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ये बहुत पूछ रहे हैं। रामतनु पांडे था इनका नाम। और ये आपके देखिए, संगीतकार जो तानसेन थे हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार के थे। तानसेन के पिता का नाम था मुकुंद पांडे। इनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। इनके बचपन का नाम था रामतनु पांडे। जैसे कि दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दीन इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया। इनके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर 1582 में दीन इलाही यानी दैवीय एकेश्वरवाद का प्रवर्तन किया और अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। नेक्स्ट है 42 नंबर, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। तो ये आपके विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस। अगला, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, आगरा में स्थित है। और इसका निर्माण जो था शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। देखिए, औरंगजेब को कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था, उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग में प्रचलित पापों से दृढ़ता पूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी, बालाजी जनार्दन भानु। अगला देखिए, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो ये मैंने आपके थ्योरेटिकल वाली क्लास में बताया था। ऑप्शन नंबर बी, रामदास। गुरु रामदास जो थे, तो इनके पिता देखिए, इनका जो जन्म हुआ था शिवाजी का 1627 में हुआ था पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में। इनके पिता का नाम शाहजी बुश थे, माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक जो प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का एवं संरक्षक और शिक्षक जो थे दादा पूर्णदेव का पड़ा था। लेकिन इनके जो वैसे जो गुरु थे, गुरु का नाम समर्थ रामदास था। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, शिक्षक और संरक्षक के रूप में दादा पूर्णदेव थे। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये 1674 में हुआ था। इनका राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 16 जून 1674 को राजधानी रायगढ़ में हुआ। 18 जून 1674 को इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया। अतः तांत्रिक विधि से दूसरा राज्याभिषेक जो था वो निश्चलपुरी गोसाई द्वारा 24 सितंबर 1674 को संपन्न कराया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम को ही जो था दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। वह लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। ये बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इनका शासन काल 1740 से 61 के बीच में हुआ था। अगला देखिए,
भारत में पुर्तगाल में जो थी, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, ये अल्बुकर्क था। ठीक है, तो ये सबसे पहला था वास्तविक अल्बुकर्क था 1509 से लेके 1515 तक। और इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। इसने 1510 में जो था गोवा राज्य को जीता था। 1511 में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार किया। जैसे कि 51 नंबर, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1849 को। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंप दी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंधन तथा चार्ल्स मैसन को नया विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज का संस्थापक। तो इन्हें ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग जी को कहा जाता है आत्मा तथा प्रार्थना समाज का संस्थापक। ठीक है, 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रनाडे थे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य जाति पाति का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि था। अगला देखिए, निम्नलिखित में इनका मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये आपका पहले का भी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने, और आपके ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने, और वेद समाज की स्थापना श्री केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधर धरलू नायडू ने किया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया। अगला देखिए 54 नंबर है, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स ने 1784 में हेस्टिंग के समय में किया था। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला देखिए, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जो है पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये पूर्वी बंगाल को जोड़ती है, पंजाब से पूर्वी बंगाल को। अगला देखिए, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ती हुई हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, ये कालिंजर में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई। मृत्यु से के समय उसका उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। तो ये बहुत फेमस है, ये पूछा जाता है कि मृत्यु के समय कौन सा जो शस्त्र था वो चला रहे थे? तो उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहे थे। अब देखिए, इसमें आपके जो अभ्यास प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए, 56 क्वेश्चन थे। और इसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, और जल्दी मैं आपको वो पूरी कंप्लीट करा दूंगा। और आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए 10 से 15 जो भी प्रैक्टिस सेट है वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आए आपको पता भी नहीं चले। और मैं 10 से 15 जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें कोशिश करूंगा मैथ और रीजनिंग का भी आपको हल मिल जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।